हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानथली क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ में। ये हमारी सीरीज जो है ये दिसंबर एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और डेली आपको 12:15 दोपहर में 12:15 से लेकर 4 बजे के बीच में ये मिल जाती है और मैक्सिमम चांसेस 12:15 बजे तक मिलने के ही होते हैं। तो इस अभ्यास सीरीज में हम नए नए टाइप के यूनिक क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 को यहाँ पर हम टारगेट करते हैं। आज का ये 16 अक्टूबर का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर जरूर किया करिए, जिनसे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और साथ ही साथ जब ये नए वीडियोज़ और इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट जो इसमें हम बताते हैं वो उन लर्नर्स तक पहुँचता है जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शंस आपके पास ये हैं। पहला ऑप्शन है क्लैरिटी यानी स्पष्टता, दूसरा ऑप्शन है सब्जेक्टिव बायस यानी व्यक्तिपरक पूर्वाग्रह, तीसरा ऑप्शन है एंगेजमेंट यानी सहभागिता और चौथा ऑप्शन है स्ट्रक्चर यानी संरचना। बताइए इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक या एक विशेषता नहीं है। नॉट कह रहा है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, है ना। जब भी क्वेश्चन में ऐसा नॉट पूछ दे तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ नॉट पूछ रहा है या फिर कैरेक्टरिस्टिक। सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पूछता तो कुछ और आंसर हो जाता, नॉट पूछ रहा है तो कुछ और आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, जो भी आपको इसका करेक्ट आंसर लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, कौन सा होगा। और ये कमेंट करना इंपॉर्टेंट है, इससे जो है आप सक्रिय रहते हैं, कक्षा में आपकी भागीदारी बढ़ती है और साथ ही साथ हमें भी ये लगता है कि हाँ आपने जो है आंसर दिया है, हम जो करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप जो है इसके पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ का। तो आई होप कि अभी तक इसका करेक्ट आंसर आपने दे दिया हो। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। इफेक्टिव टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक में क्लैरिटी तो आता ही है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप स्पष्ट रूप से जो भी सामग्री है उसको पेश कर रहे हैं कक्षा में, तो ये जो है ना एक आपके शिक्षण को प्रभावी बनाने में बहुत मददगार होती है। क्लैरिटी इन स्पीच, क्लैरिटी इन राइटिंग। अगर आप अच्छे तरीके से लिख रहे हैं क्लास में, अगर आप अच्छे तरीके से बोल रहे हैं क्लास में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके शिक्षण को प्रभावी बनाने में। अच्छा, क्लास में एंगेजमेंट के बारे में बात करता हूँ। जैसा मैंने अभी आपसे बोला कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए, तो ये मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, इससे मैं एंगेजमेंट बढ़ाना चाहता हूँ, क्लास में सहभागिता बढ़ाना चाहता हूँ। आपको भी ये लगे कि हाँ आप क्लास में जो है एक्टिव हैं। ऐसा ना हो कि आप आ रहे हैं और आप देख रहे हैं बस वीडियोज़ को, इससे क्या होगा आप बोर हो जाएंगे, है ना। और आप जो है जो कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं पता नहीं आप जो है उसको सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है सहभागिता बढ़ाना भी एक टीचिंग को इफेक्टिव बनाती है। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो क्लियर और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर अगर लेसन में रहे, जिस भी पार्ट को आप पेश कर रहे हैं वो अगर क्लियर हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, तो इससे क्या होता है जो लर्निंग प्रोसेस है उसको गाइड अच्छे से कर पाते हैं और जो कंटेंट है वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो पाता है। अच्छे तरीके से जो है जो भी सामग्री है उसको एक्सेस कर पाते हैं लर्नर्स। तो ये भी जो है स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सब्जेक्टिव बायस जो इसका करेक्ट आंसर भी होगा, व्यक्तिपरक पूर्वाग्रह। तो इफेक्टिव टीचिंग में देखिए ऑब्जेक्टिव, फेयर और अनबायस्ड होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर आप प्रभावी शिक्षण करना चाहते हैं तो आप जो है ना वो ऑब्जेक्टिविटी की तरफ ध्यान दीजिए। ऐसे तरीके से आप पढ़ाइए कि वो सभी के लिए हो, है ना, सभी के लिए मददगार हो और फेयर हो, किसी भी तरीके से बायसनेस नहीं चाहिए। और एक टीचर जो सब्जेक्टिव होगा और बायस होगा तो वो सभी स्टूडेंट्स को इक्वल ट्रीट नहीं करेगा, याद रखिएगा। और सब्जेक्टिव बायस यही कह रहा है। तो आपको सबको जो है बराबर तरीके से ट्रीट करना है। और सब्जेक्टिव बायस में क्या होता है, आप स्टूडेंट्स को बराबर नहीं ट्रीट करते हैं, सबको जो है एक जैसा नहीं ट्रीट करते हैं और आप इससे क्या हो सकता है जो लर्निंग प्रोसेस है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वो बाधित हो सकती है और इनफेक्टिव हो सकती है। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, व्यक्तिपरक पूर्वाग्रह इसका सही आंसर होगा, क्योंकि नॉट पूछा है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। कौन सा इनमें से विशेषता नहीं है प्रभावी शिक्षण का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और आज कुछ यूनिक टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर शामिल किया है, जिसमें कुछ सीक्वेंस के भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ये तो क्वेश्चन काफ़ी इजी होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि आप जो है आगे चल कर रिसर्च ही करने वाले हैं और मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आप मास्टर्स जो है वो कर चुके हैं। तो मास्टर्स में क्या होता है, लास्ट के सेमेस्टर्स में जो है रिसर्च कराया भी जाता है, अनुसंधान जो है वो कराया भी जाता है। तो बताइए जरूर इसका करेक्ट आंसर जो है आप दे पाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। अनुसंधान प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शंस आपके पास हैं।
पहला लिटरेचर रिव्यू, दूसरा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, तीसरा ऑप्शन है डेटा कलेक्शन, चौथा ऑप्शन है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और पांचवा है यहाँ पर डेटा एनालिसिस। अब इसको सही क्रम में सजाना है आपको कि कौन सा पहले आएगा कौन से बाद में, ये आपको बताना है। बताइए, अनुसंधान प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है साहित्य समीक्षा, दूसरा परिकल्पना निर्माण, तीसरा है डेटा संग्रहण, चौथा है यहाँ पर ऑप्शन समस्या पहचान और पांचवा ऑप्शन है डेटा विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे और जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। देखिए ये ऑप्शंस हैं, यहाँ पर याद रखिएगा ABCD जो लिखा है ना, ये ऑप्शंस हैं, इन्हीं में से आपको चुनना है क्योंकि इसमें सीक्वेंस लिखा हुआ है। देखिए, जब भी हम रिसर्च प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक अनुसंधान की प्रक्रिया में सबसे पहला जो आपका चरण या आपका स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। याद रखिएगा, जब आप समस्या की पहचान करेंगे तभी तो आप उसमें आगे बढ़ेंगे। कोई समस्या ही नहीं होगी तो इसमें आप रिसर्च कैसे कर पाएंगे? रिसर्च के लिए समस्या तो होनी जरूरी है ना। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे आप। फर्स्टली रिसर्चर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम या क्वेश्चन जिसको वो स्टडी करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास फोर्थ जो है वो पहले आ गया। चलिए 4 लिख लिया आपने, कॉमा लगा दिया। इसके बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या करते हैं, पहले से जो हमारे पास सामग्री उपलब्ध है उसी प्रॉब्लम के ऊपर आप सर्च करेंगे कि कौन कौन से लोग इसी टॉपिक पर रिसर्च कर चुके हैं और उनमें जो है उनके रिसर्च में क्या कमी रह गई है, कहाँ पर जो है कोई गैप रह गया है। और इसके लिए आप क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, है ना। लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, आप एग्जिस्टिंग रिसर्च जो अभी तक उसके ऊपर अनुसंधान हुआ है उसको जो है आप यूज़ करेंगे और हाइपोथेसिस बनाने में मदद लेंगे वहीं से, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कहाँ पर गैप है। तो यानी कि इसमें आप फर्स्ट यानी लिटरेचर रिव्यू इसके बाद आ जाएगा। अब अगले ऑप्शन पे चलते हैं, यानी अगले स्टेप पे चलते हैं। हमारा अगला स्टेप क्या होगा, जब आप लिटरेचर रिव्यू कर लेंगे तो उसी लिटरेचर के ऊपर बेस्ड आप क्या करेंगे, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना निर्माण करेंगे। परिकल्पना निर्माण, हाइपोथेसिस क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है और ये आपको गाइड करेगा, है ना। स्टेटमेंट में आप जो है या तो कोई हाइपोथेसिस जो है ना वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस दे देंगे जिसमें कि आप एक डायरेक्शन दे दें। जैसे कोई दवा है तो आपने दे दिया हाइपोथेसिस की दिस ड्रग विल ट्रीट दीज पेशेंट्स, या डायबिटीज का ड्रग है तो दिस ड्रग विल ट्रीट डायबिटीज़। तो ये आपका एक हाइपोथेसिस हो सकता है, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है ना। और एक नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द डायबिटीज़ पेशेंट, तो ये नॉन डायरेक्शनल हो गया क्योंकि इसमें डायरेक्शन आप नहीं दे रहे हैं। तो जो आप यहाँ पर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे वो अगला यहाँ पर आपका स्टेप आ जाएगा, यानी कि सेकंड। तो 4 1 2। इसके बाद देखिए, अभी सॉल्व करना तो यहीं से आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं कि कौन सा होगा, ऑप्शन आपको अब दिख जाएगा, लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं। इसका अगला स्टेप होता है, फिर आपने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लिया, अब डेटा कलेक्ट करेंगे। तो डेटा कलेक्ट कर लिया आपने, यानी फोर्थ ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर डेटा कलेक्शन हो जाएगा, 4 1 के बाद 2 3। और इसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट में जब डेटा कलेक्शन कर लिया आपने तो फिर फाइनली डेटा को एनालाइज करेंगे। और इसके बाद अब स्टेप आगे लिखा नहीं है, फिर कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं आप, है ना, रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो 4 1 2 3 5 देख लीजिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा और यही जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि इस प्रश्न का भी सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया हो। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आजकल सीक्वेंस वाले, स्टेप्स वाले पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अच्छा प्रश्न है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? पहला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दूसरा है लिनक्स, तीसरा है एडोबी फोटोशॉप और चौथा है नॉर्टन एंटीवायरस। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? देखिए, अगर हम बात करें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 3 लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए आपको जो भी लगता है इनमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। तो आई होप कि अभी आपने नीचे कमेंट सेक्शन में इसका जो करेक्ट आंसर जो आपको लग रहा है वो मेंशन कर दिया होगा। देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके जो सोर्स कोड होते हैं, है ना, वो ओपनली अवेलेबल होते हैं। ओके, अब ओपनली अवेलेबल का मतलब क्या है कि आप इस के जो सोर्स कोड है उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। 3 चीज़ें बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको सोर्स कोड को, और इससे क्या होगा, आप इसके डिज़ाइन एलिमेंट, यूआई एलिमेंट में कुछ कर सकते हैं, आप अपना कुछ ऐप वगैरह बना सकते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ये एग्जांपल होता है ना।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी और कोलाब्रेशन, यानी पारदर्शिता को ये आगे बढ़ाता है। आपको पता चलता है कि हाँ, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो किस प्रोसेस से बना हुआ है, और अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो इसको अच्छे से समझ पाएंगे इसके सोर्स कोड में चेंजेज करके। और यूआई एलिमेंट जो होता है ना, यूज़र इंटरफेस एलिमेंट, कंप्यूटर में एक यूज़र इंटरफेस होता है। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसके स्क्रीन में आप देखोगे कि टास्क बार होता है, यहाँ आइकन्स बने होते हैं, तो ये सभी यूज़र इंटरफेस के पार्ट हैं। आप मोबाइल चलाते हैं तो देखिएगा, आईफोन जब आप यूज़ करेंगे तो आईफोन का यूज़र इंटरफेस अलग होता है, जिसमें कि आपको होम स्क्रीन पे ही सारे ऐप्स दिख जाते हैं। वही एंड्रॉयड में क्या करते हैं, आप ऐप ड्रॉर में जाना पड़ता है, नीचे से आप ऊपर की तरफ जब खिसकाते हैं तो ऊपर अंदर जाके आपको ऐप्स दिखते हैं। तो वो यूआई का जो है वो एलिमेंट्स हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न हैं, और यूजर इंटरफेस उसी को कहते हैं। तो उसमें आप अगर सोर्स कोड यानी बैकएंड पे काम होता है, यानी पीछे जो कोडर्स होते हैं या जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो कोडिंग पे काम करते हैं, और काम करके उस सोर्स कोड में चेंजेज आप ला सकते हैं, तो उसी को हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं या ओपन सोर्स कोड कहते हैं, जो कि आप फ्रीली अवेलेबल होता है, आपको उसमें चेंजेज आप ला सकते हैं, है ना। तो ये तीनों काम एक्सेस, मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, मतलब इसका कोड जो है अवेलेबल नहीं है पब्लिक के लिए। आपको भी मालूम है माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है ना, तो इसको आप मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। सिमिलरली एडोबी फोटोशॉप के बारे में बात करें तो ये भी एक प्राइवेट कंपनी का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, और इसमें लाइसेंस आपको लेना पड़ता है यूज़ करने के लिए। और नॉर्टन एंटीवायरस है, ये भी एक एग्जांपल है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की, और इसको जो है लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शन के साथ ही आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। लाइनक्स जो होता है ना, ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। लाइनक्स या लिनक्स जो है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। जैसे आप विंडोज़ होता है आपका, एक मैक ओएस होता है ना, जैसे एप्पल का मैक ओएस होता है, इसका आप माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ होता है, वैसे ही लाइनक्स भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये अलाउ करता है यूजर्स को कि आप एक्सेस करें, मॉडिफाई करें, डिस्ट्रीब्यूट करें इसके कोड्स को। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रमोट करता है क्या, ट्रांसपेरेंसी और सहयोगात्मक, जो आगे जो भी प्रक्रिया आप कर रहे हैं जैसे कोडिंग वगैरह, तो उसमें सहयोग के माध्यम से आप जो है और बेहतर उसको कर सकते हैं, तो कोलाबोरेशन को भी ये प्रमोट करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइनक्स, है ना। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लीजिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस होते हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट करके आप बताइए। देखिए कल के वीडियो में बहुत अच्छा मुझे लगा, इतने अच्छे आप लोग की प्रतिक्रिया आई, और यही तो मुझे चाहिए। देखिए आप लोग जो है ना, अगर वीडियोज़ को पूरा देख रहे हैं, अगर अच्छे से सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो इससे जो है अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो वो मेहनत जो है किसी ना किसी के काम तो आ रहा है ना। अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया इन द ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। भारत में निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय। दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय। तीसरा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और चौथा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU। तो अब इनको क्या करना है आपको, कि कब ये इस्टेब्लिश हुए थे, कब जो है इनकी स्थापना हुई थी, इनके स्थापना वर्ष के आधार पर आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है सीक्वेंस में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में करना है। यानी जो सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था वो पहले लिखेंगे, और जो सबसे लेटेस्ट इस्टेब्लिश हुआ उसको बाद में लिखेंगे। बताइए इनका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए हैं, और करेक्ट सीक्वेंस आपको क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। देखिए अगर हम इस्टेब्लिशमेंट ईयर के आधार पर इनको हम सीक्वेंस में सजाएं, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बॉम्बे विश्वविद्यालय, ये 3 विश्वविद्यालय जो हैं वो 1857 में इनको इस्टेब्लिश किया गया था। वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की थी ये, है ना। तो ये 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता भी है, और इसमें चूंकि मद्रास और बॉम्बे का तो जिक्र नहीं है, तो पहले हम यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को रख देंगे, मतलब 1 जो है वो पहले आएगा। और हमें 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं जहाँ पर 1 पहले होगा, तो यानी D ऑप्शन तो हट गया, है ना। अब हम अगला देखते हैं अपना जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में बात कर रहा है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है ना, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था 1922 में, है ना, 1922 में। चलिए ठीक है भाई, तो इसके सामने हम लिख देते हैं 1922। अब इसके बाद हम देखते हैं BHU। तो BHU को इस्टेब्लिश किया गया था 1916 में, 1916 में, तो ये हो गया। और JNU इस्टेब्लिश हुआ था
1969 में, 1969 में। तो 1857, इसके बाद दूसरे पे कौन सा आएगा, 22, 16, तो 16 आएगा यानी थर्ड। तो 1 के बाद आ जाएगा 3, और इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 2, और इसके बाद आ जाएगा JNU 4। तो 1, 3, 2, 4 देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। तो 1, 3, 2, 4 आपको पहला ऑप्शन दिखेगा, ए ऑप्शन, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये मैं अपने से कर रहा हूँ, ये जो है ना, मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस इसलिए यहाँ पर आपको कंसिडर किया है आपको देना, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन से भी आप अवगत रहिए। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस इस टाइप के पूछ दिए जा रहे हैं, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। अब बताइएगा क्या आपने सुना है इसके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। क्या आपने कभी सुना था इस क्वेश्चन के बारे में, पहले आपको पता था ये जो कॉन्सेप्ट है, ये निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक भुगतान सिद्धांत से संबंधित है, PPP। पहला यहाँ पर रियो शिखर सम्मेलन, दूसरा है क्योटो प्रोटोकॉल, तीसरा है ब्रुंटलैंड रिपोर्ट, और चौथा है स्टॉकहोम सम्मेलन या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। बताइए इनमें से कौन सा रिलेटेड है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल से। तो बताइए, सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर अगर आपको आता है तो दे दीजिए, नहीं आता है तो आप बताइए कि सर ये क्वेश्चन जो है वो हमें नया सीखने को मिला है ना। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि हर एक सेशन में कुछ ना कुछ आपको जो है नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया लेके आता हूँ। और ये टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, तो आप ही होंगे जो ये सारी चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कोई ये सब प्रैक्टिस कराता नहीं है, सभी PYQs प्रैक्टिस कराने में लगे हुए हैं, है ना। एक्सपेक्टेड MCQs भी जरूरी है। तो देखिए, जो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है, जिसे हम PPP भी कहते हैं, इनको इंट्रोड्यूस किया गया था कब, 1972 में, है ना। तो जो ये PPP है ये 1972 में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। और आपको अगर पता होगा कि 1972 में कौन सा यहाँ पर इनमें से समिट, प्रोटोकॉल या कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो आपको ये इसका सही उत्तर भी पता चल जाएगा। और ये पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी पार्टी रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन के लिए, उसको कॉस्ट बेयर करना चाहिए, कि ताकि जो भी डैमेज हो उसको प्रिवेंट किया जा सके ह्यूमन हेल्थ या इन्वायरमेंट के लिए, है ना। यानी कि जो पोल्यूट करेगा वही पे करेगा, सीधी बात है। अगर अमेरिका ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है तो उसको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं तो आपको उसके कॉस्ट को बेयर करना पड़ेगा, उससे होने वाले जो नुकसान है जो आम जनता को हो रही है उसका भुगतान आपको करना होगा। तो ये पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में 1972 में, 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट नाम था इसका, है ना। ये कहता है कि कोई भी एक पार्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन के लिए, तो वही बेयर करेगी जो भी कॉस्ट होंगे, जो भी डैमेज उसके चलते हुआ है, और जो भी इफेक्ट पर्यावरण के ऊपर उसके वजह से आ रहा है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्टॉकहोम सम्मेलन, है ना। तो आई होप कि इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया, और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल इसके बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया हो, है ना। चलिए बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, और क्या आप पहले से जानते थे इसके बारे में। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। भारतीय तर्कशास्त्र में, इंडियन लॉजिक में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेत्वाभास, यानी हेत्वाभास के कितने प्रकार होते हैं, फॉलिसीज जो कहते हैं ना हम। तो इंडियन लॉजिक में ये बात हो रहा है, याद रखिएगा, इंडियन लॉजिक में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेत्वाभास आर देयर। भारतीय तर्कशास्त्र में हेत्वाभास दोष के कितने प्रकार होते हैं। पहला यहाँ पर 3 ऑप्शन, दूसरा है यहाँ पर 4, तीसरा है आपके पास 5, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 6। कितने टाइप के हेत्वाभास होते हैं इंडियन लॉजिक में, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 लिख के, और अगर आपको पता उसका करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। देखिए, अगर इंडियन लॉजिक के बारे में बात करें ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, और इंडियन लॉजिक में जितने हेत्वाभास होते हैं वो होते हैं यहाँ पर 5 सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपने इसका सही उत्तर दिया हो। देखिए, जो हेत्वाभास है ना, ये फ्लॉड रीजनिंग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि गलत तरीके से अगर आप रीज़न कर रहे हैं, अगर गलत तरीके की रीजनिंग दे रहे हैं, तो इसी को हेत्वाभास हम कहते हैं। और इसमें सबसे पहला आ जाता है आपके पास असिद्ध, ASIDDHA, असिद्ध। असिद्ध जिसे हम कहते हैं अनप्रूवन या अनप्रूव्ड, ये भी एक हेत्वाभास है, ये भी एक पॉलिसी होती है इंडियन लॉजिक में। एक है सव्यभिचार, SAVYABHICHAR, सव्यभिचार। इसका मतलब होता है इरेगुलर रीजनिंग अगर आप करेंगे, है ना।
एक होता है विरुद्ध। विरुद्ध मतलब आपको मालूम होगा कि जो आप कह रहे हैं प्रीमाइस में और कंक्लूजन उसको फॉलो नहीं करेगा, विरुद्ध हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे देंगे कि एक स्टेटमेंट में तो आपने कुछ और कहा और दूसरे में आपने कुछ और कह दिया। और इसके बाद आ जाएगा सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष, इसे हम कहते हैं काउंटर बैलेंस। और इसके बाद आ जाता है बाधित, BADHIT, बाधित यानी रिब्यूशन या रिब्यूटेड। ये 5 प्रकार के हेतुआभास होते हैं इंडियन लॉजिक में: असिद्ध, सभ्य विचार, विरुद्ध, सत, प्रतिपक्ष और बाधित। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, नाम पूछ दे, तो ये भी आपको मैंने बता दिया है, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जहाँ भी आप अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठते हैं ना, उसी में इंपॉर्टेंट मार्क करके और नोट कर लीजिएगा। इंडियन लॉजिक में 5 प्रकार के हेतुआभास होते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, जो भी आपको इसका करेक्ट आंसर लगेगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ये प्रश्न है, संचार सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल संचार में प्रतिक्रिया को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में जोड़ देता है? इन कम्युनिकेशन थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स एम्फेसाइजेज फीडबैक एज अ क्रिटिकल एलिमेंट इन कम्युनिकेशन? बार बार मैंने कराया है और अभी तक आपको रट गया होगा ये प्रश्न, तो इसका सही उत्तर तो आपको देना ही होगा। मैं देखूंगा कि जितने हमारे लर्नर हैं वो सही उत्तर 7th क्वेश्चन का देते हैं कि नहीं, खास तौर से देखूंगा। पहला ऑप्शन है आपके पास शैनन वीवर मॉडल, दूसरा ऑप्शन है बर्लो का SMCR मॉडल, तीसरा है श्रैम्स का जो मॉडल उन्होंने दिया था, और एरिस्टोटल मॉडल, अरस्तू का मॉडल है। चौथा ऑप्शन बताइए इनमें से कौन सा वो मॉडल है जिसमें जोर डाला गया था फीडबैक मैकेनिज्म या प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत था, या प्रतिक्रिया जो थी जिसमें जो भी संचार में प्रतिक्रिया का एक पार्ट बताया गया ना कि फीडबैक जो है वो किस मॉडल में इंट्रोड्यूस किया गया था, या क्रिटिकल एलिमेंट है, बताइए। देखिए, जब भी हम बात करते हैं प्रतिक्रिया के बारे में तो याद रखिएगा स्क्रैम्स मॉडल, है ना। स्क्रैम्स मॉडल में शैनन वीवर मॉडल जो है ये नॉइज़ के लिए जाना जाता है और 1 वे होता है, ये 2 वे कम्युनिकेशन के बारे में है स्क्रैम्स मॉडल जो है। और स्क्रैम्स मॉडल जो है ना एक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल होता है जो जोर डालता है किस चीज़ पे, तो फीडबैक पे जोर डालता है, और ये ज़्यादा डायनेमिक हो जाता है लीनियर मॉडल से। ये मॉडल रिकॉग्नाइज करता है कि भाई जो रिसीवर का रिस्पॉन्स है वो कितना इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, कि भाई यहाँ पर आप एक सेंडर हो और आपने मैसेज जो है एनकोड करके और चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचा दिया, रिसीवर ने इस मैसेज को डिकोड किया, डिकोड करने के बाद रिसीवर जो है यहाँ पर फीडबैक देते हैं, और इस फीडबैक से जो यहाँ पर सेंडर थे उनको ये पता चल जाता है कि जो भी कम्युनिकेशन उन्होंने किया वो उसी तरीके से पहुँचा कि नहीं, और उसी तरीके से समझा गया कि नहीं रिसीवर द्वारा जैसा ये चाहते थे, है ना। तो ये फीडबैक का, यही प्रतिक्रिया का फ़ायदा है। पहली बार प्रतिक्रिया का ये जो प्रक्रिया है ये लागू किया गया था स्क्रैम्स मॉडल में, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैनन वीवर मॉडल जो है ना ये एक लीनियर मॉडल होता है, उसका फोकस होता है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में, फीडबैक पे नहीं, और नॉइज़ को इसमें कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, ये नहीं होगा। बर्लो का SMCR मॉडल जो है ये फोकस करता है सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर पे, ये फीडबैक हाईलाइट नहीं करता। वही एरिस्टोटल मॉडल जो है ये क्लासिकल मॉडल होता है, लीनियर मॉडल है ये भी, इसमें भी फीडबैक का कोई मैकेनिज्म नहीं है, और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्राम का मॉडल या स्क्रैम्स मॉडल। ठीक, नाउ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न आ रहा है, और अगेन जो है ये आपके सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यूनिक टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछे जाए तो आप अवगत रहें कि हाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो आपके लिए जो है ये कुछ नया नहीं होगा। अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज़ एंड कमीशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विदाउट स्पेसिफाइंग। देखिए, निम्नलिखित समितियों आयोगों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, है ना। तो बताना है कि कौन से ईयर में ये इनमें से कौन से कमीशन या कमिटीज़ आई थी, है ना। पहला ऑप्शन है आपके पास कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग, दूसरा ऑप्शन है आपके पास शिक्षा का अधिकार या राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया था वो, तीसरा यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है जस्टिस वर्मा कमेटी, जस्टिस वर्मा जो समिति आई थी वो, और नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आपका चौथा ऑप्शन है। तो इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कौन पहले आया था कौन बाद में, और इसको स्टार्ट करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में, आप मान लीजिए जो पहले आया है उसको पहले लिखना है ना। अब बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लिख के जो भी आपको करेक्ट आंसर लिख रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। देखिए, हम बात करें अगर यहाँ पर कमिटीज़ और कमीशंस की और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको सजाने की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो सबसे पहले कोठारी कमीशन जो आया था, कोठारी कमीशन आया था आपका कब, 1964 to 66 में, 1964 से 66 में। तो ये लिख लेते हैं।
वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन इसको माना गया था एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए। और इसी के ऊपर बेस्ड जो है पहली बार जो NPE 1968 आया था, जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आपका 1968 था, वो पहली बार आया था, कोठारी कमीशन के ही रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पे आया था। राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करें तो ये 2009 में राइट बना। राइट टू एजुकेशन जो है ये एक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये एक अधिकार कब बना, ये 2009 में बना। और इसका फोकस था नॉलेज प्रोडक्शन और डिसेमिनेशन इंडिया में। जैसे आप कैसे एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया एजुकेशन को, है ना, शिक्षा को, एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। यानी आपके पास अधिकार अब है कि जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना अनिवार्य हो चुका है ना। जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में बात करें तो 2012 में आया था जस्टिस वर्मा कमेटी, और इसकी स्थापना की गई थी ताकि जो शिक्षा है ना, यानी कि जो टीचर एजुकेशन है उसको बेहतर करने के लिए और क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। तो यानी याद रखिएगा, टीचर एजुकेशन के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी को स्टैब्लिश किया गया था और ये 2012 में हुआ था। नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसको NKC के भी नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका फोकस था कि इंडिया को एक नॉलेज सोसाइटी के तौर पर डेवलप करना, है ना, नॉलेज प्रोडक्शन पे और नॉलेज के डिसेमिनेशन पे इंडिया में। तो सबसे पहले इसमें आप देख रहे हैं 1964 to 65, यानी सबसे इन चारों में से अर्लियर यही है कोठारी कमीशन। तो पहला फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा और ये हट गया B ऑप्शन, क्योंकि 3 में हमें फर्स्ट दिख रहा है। दूसरा हो जाएगा आपके पास यहाँ पर नेशनल नॉलेज कमीशन, यानी 1 के बाद आ जाएगा 4, यानी ये भी हट गया क्योंकि 1 के बाद 4 इन दोनों में है। तीसरा ऑप्शन अब हमारे पास कौन सा होगा, तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है नेशनल नॉलेज कमीशन के बाद राइट टू एजुकेशन, यानी 2, और 1 4 के बाद 2 जो है अगला, और इसके बाद आ जाएगा 3, तो यानी 1 4 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, है ना, A इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो नीचे कमेंट सेक्शन में, है ना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी एन इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का प्रभाव हो सकता है। पहला है कार्बन अवशोषण में वृद्धि, यानी इंक्रीज्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। दूसरा ऑप्शन है आपके पास रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, यानी ग्रीन हाउस गैसों में कमी। तीसरा ऑप्शन है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता में हानि या कमी। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जैव विविधता मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो जीव हैं उनके अलग अलग प्रकार हैं, तो उनके प्रकार में कमी आ रही है। मतलब जो अलग अलग स्पीसीज रहते हैं ना एक एरिया में, उनमें कमी आ रही है। कई सारे स्पीसीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो पर्यावरण है वो नष्ट हो रहा है। उनके रहने की जो जगह है उसको ह्यूमंस कैप्चर कर रहे हैं, जंगलों की कटाई हो रही है। और चौथा ऑप्शन है एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट कवर, यानी वन आवरण का विस्तार। बताइए इनमें से कौन सा डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई का प्रभाव हो सकता है। और देखिए अब 9वें प्रश्न पे आ चुके हैं और अब हमारा जो इस वीडियो है उसके अंतिम चरण में हम हैं। तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो यानी आप एक सीरियस लर्नर हैं, आप डेली हमारे सेशन से जुड़ रहे हैं। अगर नहीं जुड़ रहे हैं और पहली बार यहाँ तक देख लिया है तब भी आपको बहुत बधाई कि आप जो है अग्रसर हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। JRF आपको मिलने ही वाला है अगर लगातार आप प्रैक्टिस करने वाले हैं तो बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में जाके और बताइए कमेंट करके कि आपको हमारा ये आज का सेशन कैसा लगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन के बारे में है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। अगर हम वनों को काट रहे हैं तो इससे क्या जो है हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो वो होगा आपका इनमें से C, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की हानि। अगर आप वनों को काटेंगे तो अलग अलग जीवों के जो घर हैं वो भी नष्ट होंगे और इससे क्या होगा, जैव विविधता में कमी आएगी, जो अलग अलग स्पीसीज़ हैं उनमें कमी आएगी, है ना। अगर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ता है तो डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, ये कार्बन एब्जॉर्प्शन को जो है ना कम करता है, ना कि बढ़ाता है। क्योंकि कम पेड़ होंगे तो जो कार्बन को अवशोषण करने की क्षमता है वो कम होगी ना, तो ये तो इंक्रीज कह रहा है, तो ये गलत हो गया। ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस नहीं होगा बल्कि और ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगा। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज होगा क्योंकि ज़्यादा पेड़ नहीं रहेंगे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने के लिए और ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये भी इसका गलत हो गया क्योंकि रिड्यूस कह रहा है। और फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा, है ना, क्योंकि अगर वनों को काटेंगे तो बढ़ेगा कैसे, कम होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C। आई होप कि नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आपने सही उत्तर इसका दिया हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। जो भी इसका सही उत्तर लगे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिसर्च वेयर द रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स एंड कैन ओनली ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट।
उस अनुसंधान प्रकार की पहचान करें जहां शोधकर्ता का वेरिएबल्स पर या चर पर कोई नियंत्रण नहीं होता और केवल अवलोकन और रिपोर्ट कर सकता है, यानी केवल वो ऑब्जर्व कर सकता है और रिपोर्ट कर सकते हैं जो आपके यहाँ पर रिसर्चर हैं। पहला ऑप्शन आपके पास प्रायोगिक अनुसंधान यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, दूसरा ऑप्शन है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च यानी एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान, तीसरा ऑप्शन है आपके पास एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान, और चौथा ऑप्शन है आपके पास मौलिक अनुसंधान या फंडामेंटल रिसर्च। बताइए इनमें से कौन सा वो टाइप का रिसर्च है जहाँ पर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता है वेरिएबल्स के ऊपर और सिर्फ वो ऑब्जर्व करते हैं यानी अवलोकन करते हैं और रिपोर्ट कर देते हैं, जैसा है जैसी चीज़ें हैं वैसा उसको रिपोर्ट कर देते हैं। बताइए कौन सा सही उत्तर होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा ज़रूर। देखिए अगर हम बात करें एज इट इज़ चीज़ों को रिपोर्ट करने के बारे में तो सबसे पहले एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है। आपको मैंने बार बार बताया है कि प्रायोगिक अनुसंधान या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर का जो है ना कंट्रोल होता है वेरिएबल्स के ऊपर, है ना, चरों के ऊपर कंट्रोल होता है। ये एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता ही है। एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा हो तो आप कंट्रोल कर लेते हो कि कंट्रोलिंग वेरिएबल्स कौन से होंगे, है ना, कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सारी चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल होता है। तो आप मैनिपुलेट भी करते हो इन वेरिएबल्स को, इनमें हेर फेर भी करते हो। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि नो कंट्रोल कह रहा है, तो ये वाला तो इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च अगर देखते हैं तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है ना, इसमें रिसर्चर कुछ भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करता है, बल्कि जो भी इवेंट्स होते हैं, इवेंट होने के बाद जब वो हो चुके हैं तो उसके बाद ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के बारे में सोचता है, जो भी ऑब्जर्वेशन या अवलोकन वो कर रहा है उसके बेसिस पे। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है वेरिएबल्स के ऊपर, जैसा जो भी चीज़ होता है वैसा ही ऑब्जर्व करके रिपोर्ट कर देता है रिसर्चर। एक्शन रिसर्च में एक्टिव इंटरवेंशन होता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है वेरिएबल को ताकि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और ये इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है एक्शन रिसर्च। और एक्शन रिसर्च हम ज़्यादातर स्टडी इन्वायरमेंट या क्लासरूम इन्वायरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो टीचर अगर उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो एक्शन रिसर्च की मदद लेते हैं। वही फंडामेंटल रिसर्च है तो ये थ्योरेटिकल रिसर्च होता है और इसका एम होता है आपके नॉलेज को और एडवांस करना। फंडामेंटल रिसर्च यानी मौलिक अनुसंधान, इसमें आप नॉलेज को अपने और बेहतर बनाना चाहते हैं और इसमें वेरिएबल्स के ऊपर हो सकता है कि आप जो है वो कंट्रोल करें। तो ये जो है फंडामेंटल रिसर्च भी इसका सही उत्तर नहीं होगा क्योंकि नो कंट्रोल कह रहा है, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप कि ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों और कहीं ना कहीं आपके जो ज्ञान है उसमें कोई इजाफा किया हो। मैंने आज कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने बताया। कैसा लगा आज का ये ओवरऑल लेक्चर ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आप डेली इन सेशन से जुड़ते हैं कि नहीं और आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। यहाँ पर मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर दिया है ताकि बाद में अगर आपको मैं PDF दूँ तो वहाँ से आपको आसानी होगी अपने जो भी उत्तर है उसको मिलान करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। डेली जुड़िए इन सेशन से। मिलता हूँ मैं आपसे डेली प्रैक्टिस सेशन के नेक्स्ट संस्करण के साथ अगले दिन। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।